हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक और टॉपिक सिंथेसिस का दूसरा भाग पढ़ने के लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बच्चों, अब तक हमने सिंथेसिस का जो पहला पार्ट पढ़ाया था वह था बायोजिंग पार्टिसिपल। आपने इसमें पढ़ा था कि पार्टिसिपल के प्रयोग से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कुछ और नियमों से। हमने आपको कुल पहले वीडियो में, अगर आप पहला वीडियो ना देखे हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 11 और 12 वाले क्लास में मिल जाएगा कि सिंथेसिस का जो पहला पार्ट है उसमें हमने बायोजिंग पार्टिसिपल कैसे दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल बनाया जाता है, इसको हमने बखूबी समझाया है। वह वीडियो देख लेंगे तो आपके समझ में यह टॉपिक और अच्छी तरह से आ जाएगा। इस टॉपिक में हमें आज समझाना है कि किस प्रकार से हम दूसरे विधि द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। पहले विधि में आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का अध्ययन किया था। आज हम पिछले वीडियो में बताए गए जो 8 विधि आपको बताई गई थी, उस 8 विधियों में से हम दूसरे विधि का प्रयोग करना सिखा रहे हैं, बायोजिंग इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम कैसे दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो इन्फिनेटिव होता है इसे 2+ वर्ब के रूप में जाना जाता है। यानी अगर किसी क्रिया से पहले टू लगा हो तो वह इन्फिनेटिव के रूप में जानी जाती है। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल दें तब आपको समझाते हैं। जैसा लिखा है, सोहन वेंट टू आगरा, ही सॉ द ताजमहल। बच्चों यहाँ देख लीजिए, सोहन वेंट टू आगरा, हे सादा ताजमहल। इस वाक्य को जब आप सिंपल बनाना सीखे थे पिछले वीडियो में, तो वहाँ हमने बताया था कि जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन हो, सब्जेक्ट एक समान हो, तो दोनों कर्ता को एक बनाते हुए पहले वाक्य की क्रिया के मूल रूप में ING लगाकर हम उसे सिंपल बना लेते थे। यहाँ बच्चों क्या करना है, जो दूसरी विधि है, कर्ता कॉमन हो या ना हो यह मतलब नहीं है। कर्ता कॉमन भी हो सकता है, कर्ता अनकॉमन भी हो सकता है। हमें करना क्या बच्चों, जिस वाक्य में काम पहले हुआ हो उस वाक्य को हम मूल वाक्य मान करके उसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे, तथा मूल वाक्य के पश्चात जितने भी वाक्य आपके सामने दिए गए हों उनकी क्रिया से पहले अगर टू लगा दें तो वह वाक्य आपका सिंपल बन जाता है, और इस नियम का नाम दिया जाता है इन्फिनेटिव। जैसे इसी को देख लीजिए, ही सोहन वेंट टू आगरा, सोहन आगरा गया, ही सॉ द ताजमहल, उसने ताजमहल को देखा। तो दोनों वाक्यों को पढ़ने पर ये तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि सोहन आगरा जाने का काम पहले किया है, ये तो श्योर है। तो इसी को हम मेन वाक्य मान लेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सोहन वेंट टू आगरा। अब बच्चों क्या करना है, दूसरे वाक्य की क्रिया तलाशी है। आपको कर्ता नहीं खोजने की आवश्यकता है, दूसरे वाक्य की क्रिया तलाशिए और उसके पहले टू लगा दीजिए। दूसरे वाक्य की क्रिया है सा, और सा के पहले जब टू लगाओगे तो आप जानते हैं जैसा कि नियम है कि जब किसी क्रिया से पहले टू लगाना होता है तो सबसे पहले हम उसे मूल रूप में लाते हैं, उसको ओरिजिनल रूप में फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं। तो जब सा को फर्स्ट फॉर्म में लाओगे तो हो जाएगा सी, SEE। सी के पहले टू लग गया, सोहन वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। यानी सोहन ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते थे, तब बन जाता था गोइंग टू आगरा, सोहन सॉ द ताजमहल। परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते थे तो बन जाता था हैविंग गॉन टू आगरा,
सोहन सादा ताजमहल। अब आप एक विधि और जान गए हैं, इन्फिनेटिव। हम इसे इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करके सिंपल में जोड़ सकते हैं। अब बच्चों इसका जो दूसरा सिस्टम है, यदि आपके दिए गए वाक्य में टू प्लस क्रिया पहले से हो तो हमें अलग से किसी क्रिया के साथ टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, राजू वेंट टू स्टेशन। राजू वेंट टू स्टेशन, हिज ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। बच्चों यहाँ देखिए, राजू स्टेशन गया, हिज ऑब्जेक्ट वाज, उसका उद्देश्य था टू सी ऑफ, विदा करना, हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। राजू स्टेशन गया, उसका मकसद था, उसका उद्देश्य था अपने मित्र को विदा करना। अब यहाँ देखिए, ये पहला काम जो आपके सामने दिया गया है, राजू वेंट टू स्टेशन, ये पहला काम है। उसका दूसरा मकसद था अपने मित्र को विदा करना। यहाँ टू प्लस क्रिया पहले से मौजूद है तो आपको अलग से टू प्लस क्रिया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप पहला वाक्य उतार लीजिए ज्यों का त्यों, तो बन जाएगा राजू वेंट टू स्टेशन। और दूसरे वाक्य में मौजूद टू प्लस क्रिया से बचा हुआ भाग ज्यों का त्यों जोड़ देंगे विदाउट एनी परिवर्तन, टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। अब तो बात समझ में आ गई होगी, राजू वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। बहुत ही सरल तरीका बच्चों। अगर पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में कर्ता कॉमन ना हो तो भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कॉमन है तो भी कोई बात नहीं। हमें क्रिया से मतलब है कि पहला काम होने के पश्चात दूसरे काम में वर्ब के पहले हमें टू लगा देना होता है। इसी प्रक्रिया को हम इन्फिनेटिव कह लेते हैं। जैसे कि अगला वाक्य देख लीजिए, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, आई शैल रीड इट। मुझे अपनी किताब दे दो, मैं इसे पढ़ूंगा। मुझे अपनी किताब दे दो, मैं इसे पढ़ूंगा। अब इसको आपको बनाना है बच्चों सिंपल, तो यहाँ पहला वाक्य यही तो होगा, मुझे अपनी किताब दे दो। इसको ऐसे उतार लीजिए आप, गिव मी योर बुक। अब इसी के आगे टू जोड़ दीजिए, टू रीड। यहाँ इट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इट के रूप में यह किताब यहाँ आ चुका है। इसी किताब को ही इट कहा गया था, इसलिए अब इट का कोई मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है। गिव मी योर बुक टू रीड, मुझे अपनी किताब पढ़ने के लिए दे दीजिए, यानी मुझे पढ़ने के लिए अपनी किताब दे दीजिए। तो बच्चों इन्फिनेटिव का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। he has some duties, he has some duties, he must complete them। उसके पास कुछ कार्य हैं, उसके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे उनको पूरा कर लेना चाहिए। यहाँ बच्चों पहले वाक्य को उतार करके यहाँ कंप्लीट के साथ हम टू लगा देंगे तो हमारा वाक्य सिंपल हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर बन जाएगा ही हैज सम ड्यूटीज, ही हैज सम ड्यूटीज टू कंप्लीट। यहाँ भी देम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी देम को ड्यूटीज़ के लिए ही तो लिखा गया और ड्यूटीज़ यहाँ चुका है, देम लिखने की कोई बात नहीं। यहाँ आपका सेंटेंस का भाव पूरा हो जा रहा है, ही हैज सम ड्यूटीज टू कंप्लीट। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है कि यह बाय यूजिंग इन्फिनेटिव आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको तीसरा तरीका सिखाते हैं कि कैसे हम तीसरे तरीके से
दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों जो तीसरा पॉइंट हमारा है, बाय यूजिंग जिरंड आर ए प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन। बच्चों आपने जिरंड पढ़ा होगा, अगर जिरंड नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको यह नॉन फाइनाइट का एक टॉपिक बहुत जल्दी ही आपको पढ़ा देंगे। बच्चों एक्चुअली जो जिरंड होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है। ऐसे जाने इसको, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी से जिरंड का जन्म होता है, लेकिन इसके फंक्शन है कि वर्ब प्लस आईएनजी जब किसी क्रिया का कर्ता का काम करे, या जब किसी क्रिया के कर्म का काम करे, या जब पूरक का काम करे, या जब किसी प्रीपोजिशन के कर्म का काम करे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का कर्म, प्रीपोजिशन, POSITION, प्रीपोजिशन का कर्म, प्रीपोजिशन के कर्म का काम करे तो वह जिरंड का रूप कहलाता है। यानी जिरंड चार रूपों में देखने को मिलता है, एक कर्ता रूप, एक कर्म रूप, एक पूरक रूप और एक किसी प्रीपोजिशन का कर्म का रूप। अगर मैं एग्जाम्पल से देखूं तो कहा जाए वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल। अब यहाँ देखिए बच्चों, वॉकिंग आपका जिरंड है सब्जेक्ट रूप में, कर्ता रूप में, क्योंकि वॉक नामक क्रिया में आईएनजी लगाकर हम इज नामक क्रिया का कर्ता बना रहे हैं, तो ये कर्ता रूप हो जाता है। जब कर्म रूप की बात आपको करते हैं तब आप लिखाते हैं आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना चाहता हूँ। बच्चों यहाँ देखो, ये सिंगिंग आपके ऑब्जेक्ट रूप में दिखाई दे रहा है। इसी को जब पूरक रूप में देखते हैं तो आप इस तरह देख लेते हैं, माई टारगेट इज गेटिंग ए जॉब। बच्चों माई टारगेट इज गेटिंग ए जॉब, यहाँ आपका गेटिंग ए जॉब, यानी ये जो गेटिंग शब्द है यह किसी कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, इज नामक लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। हम बच्चों यहाँ जो जिरंड पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन का कर्म रूप। यहाँ इन तीनों जिरंड की बात नहीं होगी, हम इसी जिरंड की बात करेंगे। जैसे कहा जाए ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। बच्चों यहाँ भी स्मोक में एनजी लगा हुआ है, उसके पहले ऑफ लगा हुआ है, तो यह चीज जिरंड है किसी प्रीपोजिशन के कर्म रूप में। यह ऑफ नामक प्रीपोजिशन है आईएनजी लगी हुई क्रिया से पहले। यही जिरंड हम आपको आज इसी तरीके से दो वाक्यों को जोड़ करके सिंपल बनाना सिखाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य, जब हम जिरंड का प्रयोग करेंगे तो कर्ता कॉमन हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज कर्ता आपके कॉमन होंगे, और जब कर्ता कॉमन होगा तो दोनों वाक्यों में जिरंड का प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है। जिरंड का प्रयोग जब करेंगे तो पहले वाक्य की क्रिया के साथ आईएनजी लगा करके उसके पहले कोई एक उचित प्रीपोजिशन। बच्चों उचित प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, आप देख लें। उचित प्रीपोजिशन हो सकता है ऑन, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको हो सकता है इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ माने के बजाय, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, ऑन माने पर, और बिकॉज ऑफ के बाद आप कर सकते हैं फ्रॉम, फॉर आदि। बहुत सारी प्रीपोजिशन है। किसी आईएनजी लगी हुई क्रिया से पहले इस प्रीपोजिशन में से किसी एक का प्रयोग करके जो उचित हो, हम दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आप एग्जाम्पल देखें। ही saw the मून, उसने चंद्रमा को देखा। ही became happy,
ही बिकेम हैप्पी। उसने चंद्रमा को देखा, वह खुश हो गया। हो सकता है ईद या बकरीद का अवसर रहा हो कि चाँद को देख करके उसे ज़्यादा खुशी महसूस हो गई कि कल हमको एंजॉय करने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर ऐसी अवस्था दिखाई दे, दोनों वाक्यों में कर्ता कॉमन भी यहाँ दिख रहा है, हम इसे जिरंड से बना सकते हैं। जिरंड कैसे बनाएंगे? पहले वाक्य की क्रिया से पहले आईएनजी लगाएंगे, पहले वाक्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे और इसके पहले इसमें से कोई उचित प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो अगर आप पहले वाक्य में क्रिया के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सीइंग द मून। अब बच्चों, सीइंग द मून के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सेट हो रहा? आफ्टर लगाएंगे तो हो जाएगा देखने के बाद, चंद्रमा को देखने के बाद। ऑन लगाएंगे तो हो जाएगा चंद्रमा को देखने पर। इसी दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन आप सेट कर सकते हैं तो यह वाक्य सिंपल बन सकता है। बिसाइड्स लगेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा को देखने का अतिरिक्त भाव हो जाएगा। इंस्पाइट ऑफ लगेगा नहीं, चंद्रमा को देखने के बावजूद वह खुश हो गया, ये जमेगा नहीं। इसमें ऑन या आफ्टर में से कोई एक लगा सकते हैं, तो हम लगा देते हैं ऑन सीइंग द मून। दोनों कर्ता को एक कर दीजिए, ही बिकेम हैप्पी, यानी चंद्रमा को देखने पर वह खुश हो गया। बच्चों, हम इसे पार्टिसिपल से भी जोड़ सकते हैं। अगर यही ऑन हटा दें तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अगर हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना चाहें तो हैविंग सीन का प्रयोग करके बना सकते हैं। इसे इन्फिनेटिव से बनाना उचित नहीं होता। उचित इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर हम इन्फिनेटिव से बनाते तो टू बिकम करना पड़ता और तब अच्छा नहीं लगता, वाक्य हो जाता हुआ चंद्रमा को देखने के लिए खुश हुआ, ये अच्छी बात थोड़ी होती। यहाँ देखिए, ऑन सीइंग द मून ही बिकेम हैप्पी। अगला वो देखो, रवि वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, ही फेल्ड। रवि ने खूब मेहनत किया, वह फेल हो गया। बच्चों, यहाँ जेरंड की उपयोगिता आप समझ में आ जाएगी। इसे हम ऊपर वाले वाक्यों को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते थे, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न भी चल रहा होगा कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन ही रहा था तो फिर इसे बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये अंग्रेज लोग झुट्टो हम लोग को इतना परेशान करके चले गए हैं। बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। हर नियम अपनी जगह पर अपना अपना वैल्यू रखता है, अपना अपना वजूद है उसका। हर नियम का अपना अपना भूमिका है, उसका स्थान। कोई भी नियम कुछ समय के लिए ले सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब इसी वाक्य की बात कर लीजिए, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन मेहनत किया, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। अब कर्ता तो कॉमन है यहाँ बच्चों, लेकिन अगर हम इसको पार्टिसिपल से बना दें तो हो जाएगा वर्किंग हार्ड रवि फेल्ड, यानी कठिन मेहनत करके रवि फेल हो गया। बिल्कुल जम नहीं रहा है। सेंटेंस, दोनों सेंटेंस के हमारे जो भाव हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट भाव वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन सबसे शानदार प्रीपोजिशन होता है। हम इसको इससे जोड़ सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए, वर्किंग के पहले इंस्पाइट ऑफ आ गया, एक प्रीपोजिशन आ गया, तो इसे जिरंड हम बड़े आराम से कह लेंगे, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। और अब दोनों कर्ता को जब एक में मिलाओगे तो हो जाएगा रवि फेल्ड, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड रवि फेल्ड, यानी कठिन मेहनत करने के बावजूद रवि फेल हो गया। अगला आप देख लीजिए, You gave me a pen, you gave me a book also, you gave me a book also, तुमने मुझे एक कलम दिया, तुमने मुझे किताब भी दिया। बच्चों, यहाँ हम बिसाइड्स का प्रयोग करके इनको एक में जोड़ सकते हैं। तो बिसाइड्स माने होता के अतिरिक्त, अर्थात इसका आंसर इस प्रकार बनेगा, बिसाइड्स गिविंग मी ए पेन, यानी एक कलम देने के अतिरिक्त, यानी यहाँ दोनों विकल्प पर काम किया जा रहा है, कलम भी दिया जा रहा है, किताब भी दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई विकल्प हो
तो आप बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ऐसा विकल्प नहीं होता है, दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर काम किया जाता है, तो हम वहाँ लगाते हैं ये इंस्टेड ऑफ, के बजाय होता है। तो बिसाइड्स गिविंग मी ए पेन, अब दोनों कर्ता इक्वल टू एक कर्ता हो जाएगा, यू गिव मी ए बुक, यानी एक कलम देने के अतिरिक्त तुमने मुझे एक किताब भी दिया। अब बच्चों एक और वाक्य देखते हैं, सीमा वाज इल, सीमा वाज इल, शी कुड नॉट अटेंड, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास। सीमा बीमार थी, वह क्लास को अटेंड नहीं कर सकी। तो बच्चों देखिए यहाँ दोनों वाक्यों में कार्य और कारण का संबंध दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हम बिकॉज ऑफ नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कर सकते हैं, ड्यू टू कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए बिकॉज ऑफ से बनाते हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग इल, देखो बच्चों बी में आईएनजी आया, यहाँ चूंकि क्रिया लिंकिंग वर्ब थी इसलिए हमने बी में आईएनजी लगाया है। बिकॉज ऑफ बीइंग इल के बाद कामा लगा देंगे। दोनों कर्ता को जब एक में मिलाओगे तो सीमा हो जाएगा, सीमा कुड नॉट अटेंड द क्लास, सीमा कुड नॉट अटेंड द क्लास। बच्चों ये रही जेरंड की बात। अब इसी में एक टॉपिक और आपको छोटा सा दिया गया है। कहाँ दिया गया, देखिए ये प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन। कभी कभी हम किसी नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन रख करके भी वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा इस पर हम गौर करेंगे। जुकाम दबा कर दिया है, देखें। I bought a cycle I bought it for my son। मैंने एक साइकिल खरीदा, मैंने इसे अपने बेटे के लिए खरीदा। बच्चों इसे अगर एक वाक्य में कहना हो तो सीधी सी बात है, सिंपल सेंटेंस की परिभाषा के अनुसार, कि हमें इस सेंटेंस को ऐसे कहना है कि इसमें सिर्फ एक कर्ता दिखाई दे और एक क्रिया दिखाई दे। तो हम कह सकते हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए एक साइकिल खरीदा। यहाँ देखिए फॉर पहले से आपका प्रीपोजिशन मौजूद है, आपको अलग से प्रीपोजिशन तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपका आंसर बन जाएगा आई बॉट ए साइकिल फॉर माई सन। यह वाक्य बच्चों सिंपल बन गया। किस नियम से बना, जरा इस पर गौर करें। यह वाक्य बना है माई सन नामक नाउन के पहले एक फॉर नामक प्रीपोजिशन लगाकर, अर्थात एक नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा करके भी हम वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ जगह इसको मिटा देते हैं हम। I got good marks I got good marks. It was, दिख रहा है, it was DUE, it was due to your help। मैंने अच्छा अंक प्राप्त किया, यह तुम्हारी सहायता के कारण था। अर्थात तुमने सहायता किया था तब मुझे अच्छा अंक मिला था। तो ऐसे वाक्यों को सिंपल हम देखें किस प्रकार से हम प्रीपोजिशन सेट करके बनाते हैं। हम कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारी सहायता से, तुम्हारी सहायता के साथ, तुम्हारी सहायता के
सपोर्ट में मैंने अच्छा अंक प्राप्त किया। अर्थात हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, आई गॉट गुड मार्क्स विथ योर हेल्प, यानी मैंने तुम्हारी सहायता से बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया। यहाँ देखिए कैसे बना है, ये विथ नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है योर हेल्प नामक संज्ञा से पहले। एक आध एग्जाम्पल देखा जाए, ही इज इल, ही हैज हाई फीवर, वह बीमार है, उसे तेज ज्वर है, वह बीमार है, उसे तेज ज्वर है। हम यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे बच्चों भाई, यहाँ अगर हमें इस ज्वर के साथ, तेज ज्वर के साथ प्रीपोजिशन लगाना हो तो विथ से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है, यानी वह बीमार है तेज ज्वर से, तो अर्थात आपका सिंपल बन जाएगा ही इज इल विथ हाई फीवर, विथ हाई फीवर, यानी वह तेज ज्वर से बीमार है। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है यह सिंथेसिस का दूसरा पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5 को समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस वीडियो के अनुसार एक्सरसाइज करते रहें, समझते रहें, और जहाँ कहीं दिक्कत हो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। एट एनी टाइम I shall answer all your problems, all your questions without any hesitation, without any problem। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार आता हूँ। आप हमसे अपनी समस्याएं शेयर करके हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सके तो शेयर कर देना या सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।